ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। आगे जाके इंटरफेरेंस जो पार्ट है, इसी चैप्टर का जो पार्ट है नेम्ड एज इंटरफेरेंस, वो समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से फोकस करना। ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके क्लास 11th के वेव्स चैप्टर से। वहाँ पर भी आपने ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर चुके हैं। खास बात ये है कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली आप लाइट के लिए पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन में पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या देखने वाले हैं, चीज़ों को देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां हम स्टडी करने वाले हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। अब कोहेरेंट वेव्स किसे कहा जाता है? कोहेरेंट वेव्स उसे कहा जाता है, उन दो वेव्स को कहा जाता है जिनके बीच का फेस डिफरेंस जो भी हो, फेस डिफरेंस यानी फेस एंगल जो भी हो, बट वो कैसा रहता है? वक्त के साथ कांस्टेंट होता है। वक्त के साथ क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं। अब फेस डिफरेंस थोड़ा सा रिकॉल करो। अब देखो क्या हो रहा है कि देखो एक वेव है जनरेट हो रही, ये पूरा एक साथ जनरेट हो रही, एक साथ जा रहे। तो मैं बताऊं, जब ये वेव का क्रेस्ट आता है उसी वक्त ये वेव का भी क्रेस्ट आता है, जब ये ट्रफ आता है तब ये ट्रफ आता है। तो हम कहते हैं कि यहां फेस डिफरेंस कितना है? 0 है। अगर आपने वेव्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए कुछ खास बड़ी बात नहीं है समझना। अगर आप वेव्स में थोड़ा प्रॉब्लम है तो यहां प्रॉब्लम जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा चलो ठीक है, अगर कोई वेव इस तरह से स्टार्ट हो रही है, जब ये क्रेस्ट पे गया तब इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो अब मैं कहूंगा कि 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। कितने का? 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। या फिर ऐसा मोशन हुआ कि ये भैया क्रेस्ट पे पहुंच गया, पूरा ऐसा करके मतलब क्रेस्ट पे पहुंच गया, और जब ये क्रेस्ट पे पहुंच रहा है तब वो कहां पहुंच रहा है? ट्रफ पे। क्रेस्ट एंड ट्रफ मालूम है ना, कि वो भी बताना पड़ेगा। ये वेव होता है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको पार्ट को ट्रफ कहते हैं। तो जब एक वेव क्रेस्ट पे पहुंची, दूसरी वेव ट्रफ पे पहुंची, तो अब हम लोग कहते हैं कि यहां कर कितने का फेस डिफरेंस है? 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री है ना। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट साथ में, ट्रफ ट्रफ साथ में, तो कितने का? 0। अगर एक का 0 दूसरे का क्रेस्ट, एक का 0 दूसरे का क्रेस्ट, तो या फिर एक का 0 दूसरे का ट्रफ, तो 90 डिग्री। और क्रेस्ट एक का दूसरे का ट्रफ, तो क्या आएगा? 180 डिग्री। ये याद रखना, फिर से बोलो, क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ साथ में, कितने का? 0 का। एक का 0 दूसरे का क्रेस्ट, या एक का 0 दूसरे का ट्रफ, 90 डिग्री। समझ में आया? और एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, 180 डिग्री। तो भैया हम कहेंगे अच्छा ठीक है, चाहे कोई भी फर्क हो, चाहे कोई भी फर्क हो, अगर वो फिक्स है, एंगल कैसा है? फिक्स है, तो हम कहेंगे कि भैया वो कोहेरेंट वेव्स हैं। और अगर सपोज करो वो अपना एंगल बार बार बदल रहे हैं, है ना, कभी किसी जगह पे, कभी हम लोग देखते हैं एक पॉइंट पे दो वेव्स एक साथ पहुंचे मान लो, और मैंने देखा जब वो पहुंचे तो यार दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट साथ में आया था, तो मैं बोलूँगा अच्छा 0 डिग्री का फेस डिफरेंस है। फिर थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि अरे इसका क्रेस्ट है, फिर बाद में इसका ट्रफ आ गया उसी जगह पे, अबे ये कैसा, ये तो बदल गया। तो भैया अब मुझे एक बात बता, तुमको नोटिस में नहीं आया कि यहाँ पर फेस एंगल बदल रहा है इसका? तो ऐसी वेव्स को कहते हैं इनकोहेरेंट वेव्स। अगर हम लोग सपोज करो, मैं अगर दो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी जो मेंशन किया एग्जाम्पल हम बोलेंगे, एक पानी है, पानी के अंदर मैं दो सुई को ऐसा डुबोऊंगा एक साथ, ऐसा। तो जब मैं दो सुई को एक साथ ऐसा डुबाऊंगा तो पानी में इस तरह के रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे, वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। ये जो प्लेन पार्ट है, जो प्लेन पार्ट है, इसे हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। देखो ये है क्रेस्ट, ये वाली सोर्स का ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, क्रेस्ट है। ये क्या है? ट्रफ, ट्रफ है। ओके, ये सोर्स देखो, इसका क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट। ये वाले सोर्स का ट्रफ, सॉरी ये वाले सोर्स का ट्रफ और ये ट्रफ। आई बस में? तो ये जो डॉटेड लाइंस है वो क्या इंडिकेट कर रहे? ट्रफ। प्लेन लाइन क्या इंडिकेट कर रहे? क्रेस्ट। तो ये इस तरह से आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, सॉरी ये वेव्स निकल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा मल्टीपल पॉइंट्स पे, देखो यहां पर ट्रफ और क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहे हैं, यहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहे हैं, यहां ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है, यहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहे हैं, यहां पर ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है, यहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहे हैं।
तो कोहेरेंट वेव्स में क्या होगा, मैं देखता हूं अच्छा इस पॉइंट पे कौन कोइंसाइड हो रहा है, क्रेस्ट और क्रेस्ट। तो हमेशा लगातार जब तक कि इनका मोशन चालू है तब तक हमेशा यहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट ही आपस में टकराएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्रेस्ट के बाद सादा, यहां पर पहले क्रेस्ट क्रेस्ट मिक्स हो रहे थे, अब आगे जाके ट्रफ ट्रफ होंगे, क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कभी। तो अगर एक पॉइंट पे क्रेस्ट और क्रेस्ट टकरा रहे हैं तो उस पॉइंट पे हमेशा लगातार क्या टकराएगा, क्रेस्ट और क्रेस्ट ही टकराएगा। ऐसे वेव्स को कहा जाता है कोहेरेंट वेव्स। अब ऐसा है कि हमें इसी जो इंटरफेरेंस हुआ है या जो सुपरपोजिशन हुआ है यानी वेव्स का जो मिक्सिंग हुआ है, तो भैया ये जो वेव्स का मिक्सिंग हुआ है उसको बेस्ड पे, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रिंसिपल, एक लॉ बताया गया जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं, उसमें भी पढ़े थे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या कहता है, when two or more waves arrives at a point simultaneously in a medium, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचते हैं, such that each wave has its individual displacement, इस तरह से कि हर एक वेव का खुद ना कुछ क्या था, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट था। तो वो बोलता है देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, जो अब नया डिस्प्लेसमेंट आएगा वेव का, is represented by vector sum of individual displacement. It will be the vector sum of individual displacement. जैसे कि मिसाल के तौर पे एक वेव का अगर मैं बोलूंगा वेक्टर y1 था, दूसरी वेव का वेक्टर y2 था, तो नई वाली वेव का क्या रहेगा, वेक्टर y रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब इसी को ऑप्टिक्स में और एक तरीके से क्या एक्सप्लेन किया गया है कि देखो भाई, मान लो इसी दो सोर्स के पास मैं एक स्क्रीन ड्रॉ कर लेता हूं, एक स्क्रीन जैसा कुछ ड्रॉ कर लेता हूं। मैं बोलूंगा कि देखो ये वेव्स आएंगे और कहीं ना कहीं स्क्रीन से भी टकराएंगी इधर। अब ऐसा है कि मैंने क्या किया, स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया, से पॉइंट P। मैंने क्या कंसीडर किया, पॉइंट P। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये जो पहली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, आप रहेंगे a cos ओमेगा t अकॉर्डिंग टू द NCERT cos ओमेगा t। अगर आपको याद होगा वेव चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने कहा था स्टेट बोर्ड में a sin ओमेगा t इस्तेमाल किया गया है और NCERT में a cos ओमेगा t इस्तेमाल किया है, मगर उसे मीनिंग बदलता नहीं, वो दोनों के दोनों क्या है, वेव ही है। अरे भैया ये भी वेव है और ये भी वेव है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, ये वेव है जो जीरो से शुरू हो रही, ये वेव है जो ऊपर से शुरू हो रही है, तो वेविच ना, ठीक है ना। तो भैया इस तरह से मैंने कहा कि भैया देखो यहां से जो वेव जनरेट हुई है वो है a cos ओमेगा t, और ये सोर्स से जो वेव जनरेट हुई है वो क्या आएगी, a cos ओमेगा t अगेन, है ना। मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट P की, एट पॉइंट P की। तो एट पॉइंट P मैं ये देखता हूं कि S1P और S2P ये डिस्टेंस जो है ना बेटा एकदम सेम है। अगर यहां से मैं ये डिस्टेंस को अपने क्या करूंगा, लोकेट करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि S1P और S2P क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो अब S1P और S2P डिस्टेंस सेम होने के वजह से मैं ये देखता हूं कि फिर पाथ डिफरेंस कितना रहेगा बेटा, 0। अच्छा, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस का, अगर शायद को आपको याद होगा 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला पढ़े आपने, मैंने कई बार डाला टेस्ट के अंदर, है ना। तो भैया ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो भैया फेस डिफरेंस भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसी कारण से यहां कॉस के साथ क्या लगा, ओमेगा टी, और यहां पर भी कॉस के साथ क्या लगा, ओमेगा टी। तुम देखेंगे दोनों का फेस एंगल कैसा है, सेम है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों वेव्स भी कैसी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। अच्छा ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा एक्स अगर 0 है, S1P = S2P = 0 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि y = y1 + y2। अगर ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस a cos ओमेगा t, ट्वाइस a cos ओमेगा t। तो y = ट्वाइस a cos ओमेगा t। ये क्या है, y टोटल डिस्प्लेसमेंट है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये आपका जो कहा जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं कहूंगा ओके, फिर मैं पूछूंगा, फिर मैं बोलूंगा जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, टोटल एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं मैं, वो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर टोटल एम्पलीट्यूड तो ट्वाइस ही होगा, फिर टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ट्वाइस है।
है ना। ये y का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते तो कितना भी ऊपर जाना, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, अपन बोलते हैं ना वेव ऐसे जा रही उछलते, तो कितना ऊपर गई, कितना नीचे गई, जब अपन बोलते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर सबसे ज्यादा वाला ले लिए तो उस डिस्प्लेसमेंट को नाम क्या देते हैं? एम्पलीट्यूड। तो मैंने कहा कि अच्छा देख, ये y तो असल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मगर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अब जो नई वेव तैयार हुई इससे, अब उससे जो नई वेव तैयार हो गई, अब एक नई वेव तैयार हो गई ना, तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर? तो आप बोलेंगे देखो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर, ये क्या बता रहा है? टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अरे भैया किसी भी इक्वेशन में, कोई भी वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी बोलो, a cos ओमेगा टी बोलो, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अच्छा ठीक है, चलो माना ये एम्पलीट्यूड होता है, मैं बोलूंगा ये y क्या है की इक्वेशन है? तो बोले जो दोनों वेव्स आपस में मिक्स होने के बाद जो एक नई वेव तैयार हुई है, टोटल वेव तैयार हुई है, नेट वेव तैयार है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। और ये इक्वेशन उसी वेव की इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा क्या? देखो फिर से समझो, ये कौन सी वेव है? ये एक वेव है इंडिविजुअल वेव, इधर से आई, ये दूसरी वेव है, ये भी इधर से आई, है ना। अब ये यहां पर आपस में आके मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद एक नई वेव बनी, ये उस नई वेव का इक्वेशन है और ये उस नई वेव का डिस्प्लेसमेंट है। कि अगर आप निकालना चाहते हैं अच्छा 10 सेकंड के बाद ये नई वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी उसमें जो भी पार्टिकल है वो कितना ऊपर है कि नीचे, कहां है, कितना ऊपर है कितना नीचे, कैसे पता लगाएंगे? आप ये फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। अच्छा कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ये एक वेव थी, उस वेव का एम्पलीट्यूड ये था, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ये था, तो अब ये नई वेव है, तो ये नई वेव का ये ट्वाइस ए क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा ना। तो कैपिटल ए बोले तो मतलब नई वेव जो तैयार हुई, टोटल वेव्स का एम्पलीट्यूड। मगर 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 मैं जानता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो मैं यहां लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 4I0 का स्क्वायर। बोले ये क्या, सॉरी 4I0, हाँ। तो बोले ये क्या करे आपने? मैंने सिंपली इसका स्क्वायर कर डाला, मैंने इसका स्क्वायर कर डाला। बोले कैसे? देखो कैसे स्क्वायर किया। मैंने कहा कि देखो इसको स्क्वायर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, फिर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अच्छा ये ए स्क्वायर क्या है? तो बोले ये तो इंटेंसिटी होगी इंडिविजुअल वेव की, एक एक वेव जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी होगी। और ये कैपिटल ए क्या होगा? ये कैपिटल ए स्क्वायर क्या होगा? जो नेट वेव तैयार हुई है उसकी इंटेंसिटी होगी। चलो इसकी इंटेंसिटी को I0 से बोल देता हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I0, 4 टाइम्स ऑफ I0। तो मतलब क्या हुआ कि जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है, जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है, जैसे कि यहां हुआ था, S1P और S2P कैसे थे? सेम थे। तो यहां होता क्या है कि यहां क्रेस्ट और क्रेस्ट एक साथ पहुंचते हैं, क्रेस्ट और क्रेस्ट एक साथ पहुंचते हैं, या फिर ट्रफ और ट्रफ एक साथ पहुंचेंगे, है ना। और उस वक्त इंटेंसिटी, जो टोटल एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा? ट्वाइस ए। टोटल एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? ट्वाइस ए। और टोटल इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 4 टाइम्स ऑफ I0, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 टाइम्स। यही चीज अपन ने वेक्टर सम में किए थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना। A इज इक्वल्स टू वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 मान लो, तो मैं A इक्वल्स टू लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फेस एंगल फाई। अब अगर मैं बोलूंगा दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, तो फेज क्रेस्ट और क्रेस्ट एक साथ टकरा रहे हैं, तो भैया फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। हमने यहां बोला ही ना, फेज डिफरेंस क्या रहेगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या रहेगा? फाइनल आंसर A1 प्लस A2 आता है। और अगर मैंने कहा कि भैया ठीक है, अगर A1 और A2 अगर इक्वल रहा तो क्या, चलो A पकड़ लो, तो A नेट इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ए, है ना। ये अपन ने वेव चैप्टर में किए थे। अरे वही तो हुआ यहाँ पे, A इक्वल्स टू ट्वाइस ए, एम्पलीट्यूड को डबल बताया गया, वही तो हुआ, है ना। और अब मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, फिर इंटेंसिटी, है ना। अरे भाई उसी में तो पढ़े थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे अपन ने कितने सारे उस पे, है ना। तो भैया अच्छा ठीक है, तो इसीलिए हमको मालूम है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर की जगह इंटेंसिटी का रिलेशन डाल दिया। ठीक है, अब इमेजिन करो एट पॉइंट Q, जैसे कि ये सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है
S2, ये स्क्रीन है और इस पे एक पॉइंट है Q। ठीक है, और यहां से एक वेव बाहर निकली, यहां से एक वेव बाहर निकली, और मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, मान लो इस बार जो पाथ डिफरेंस है यहां पर यहां पे, मतलब मैं देखूंगा यहां से मान लो यहां तक जाने के लिए 10 वेव्स की जरूरत पड़ गई, है ना। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितनी वेव्स की जरूरत पड़ गई? 10। यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए 12 वेव्स की जरूरत पड़ गई। अब मुझे बता दोनों पाथ में कितने वेव का फर्क आया? 2 वेव का। बात समझ रहे ना कि वेव यहां से जब जाएगी ऐसा उछलते उछलते, ऐसा उछलते उछलते जाएगी पूरा, ये एक वेव हुई, है ना। इसको पूरा कुल मिला के क्या बोलते हैं? लैम्बडा। यहां पर इसकी दूसरी वेव हुई, ये भी क्या कह रहे थे? लैम्बडा। तो यहां तक मान लो कितना हो गया? 2 लैम्बडा। यहां तक हो गया 3 लैम्बडा। तो ऐसी करते करते यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी वेव्स लग चुकी है? 10 वेव्स लग चुकी है। फिर उसी के नीचे एक दूसरा सोर्स मौजूद था। S2 से पॉइंट Q तक पहुंचने के लिए कितना वेव लग चुका है? 12 वेव्स लग चुका है। ओके चलो मान लिया। फिर मैं कहूंगा अच्छा भैया जरा बताना तो फिर पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 2 लैम्बडा हुआ। पाथ डिफरेंस कितना हो गया? अरे 2 लैम्बडा का फर्क आया ना। अब अगर ऐसा पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा है तो भाई फेज डिफरेंस कितना हुआ? तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस दैट इज 2 लैम्बडा, यानी कि 4 पाई। यहां पर ये 4 पाई का फेज डिफरेंस हुआ। तो मैं कह सकता हूं y1 इज इक्वल टू मान लो a cos ओमेगा टी, तो y2 को मैं लिखूंगा a cos ओमेगा टी माइनस या प्लस भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 पाई का डिफरेंस होगा। फिर वंस अगेन मैं बोलूंगा y क्या रहेगा? y विल बी y1 प्लस y2, इन दोनों का सम रहेगा, दैट विल बी a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई। अब ऐसा है ओमेगा टी माइनस 4 पाई, तुम इसको 4 पाई माइनस ओमेगा टी कह सकते हैं, है ना। ये आप क्या है? कॉस ऑफ जो भी है, जैसे ये 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा जो भी है, कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 भी लिखा जा सकता है। कॉस में आप अल्टी पल्टी कर सकते हैं। कॉस क्या करता है? माइनस साइन अब्सॉर्ब कर लेता है, याद होगा ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसीलिए कॉस के अंदर आप इसे अल्टी पल्टी कर सकते हैं आप। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 4 पाई मंडे का है, तो 4 पाई बोले तो क्या होता है? वो 360 का डबल 720 कह सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो भी कहो, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 आएगा। कुछ याद आया? ऐड शुगर टू कॉफी, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या है, ऐसा वैसा, तो ये सब चीजें अगर मैं बोलूंगा ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। और ये अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आया तो मैं कॉस ऑफ उसको थीटा भी लिख सकता हूं, है ना। तो अब ये जो है a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। याद रखना यहां पर, है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 6 नहीं सॉरी 2 पाई 4 पाई 8 पाई ऐसा कुछ आता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, समझ लो। तो भैया यहां पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जो घुमा फिरा के क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा टी। तो भैया अब इससे क्या काम कहने का मतलब क्या? अरे ये तो वही पुराना वाला इक्वेशन आ जा रहा है, सॉरी ट्वाइस है, हाँ। तो बोले यार ये तो कोई पुराना वाला इक्वेशन आ जा रहा है ना। यानी कि नेट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई जी, है ना। मतलब ये क्या हुआ? अगर पाथ डिफरेंस आपका 0 था तब उसने आपको, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहलाता है? जब क्रेस्ट या ट्रफ एक साथ एक जगह पहुंचते हैं। जब क्रेस्ट आई वेव कौन पहुंचा? क्रेस्ट और क्रेस्ट एक साथ पहुंचे, या ट्रफ और ट्रफ एक साथ एक जगह पहुंचे, तो ऐसे इंटरफेरेंस को अपन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं बोलूंगा अरे पार्ट डिफरेंस 0 पे भी मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला था, पार्ट डिफरेंस 2 लैम्बडा पे भी मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा,
ऐसी एक रैंडम मैं और एक पार्ट डिफरेंस करके देखता हूं। वो उधर का हो गया क्या स्टेटमेंट लिखना सभी का? मुझे हटाना है क्योंकि वो ये देखो सिर्फ एक्सप्लेन, ये लिख लेना, ये वाला पार्ट लिख लेना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे को बोर्ड के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। दरवाजा बंद कर लेना। तो अब देखो बेटा, यहां स्क्रीन पे फिर से मैं एक और पॉइंट देखता हूं। पानी एब्सॉर्ब नहीं किया। S1 S2 यहां से वेव गई ऐसा, ये पॉइंट पे आई, यहां से वेव गई ऐसा, और फिर वो ये पॉइंट पे पहुंची इस तरह से। और मान लो यहां से यहां ये पड़ रहा है 10 लैम्बडा और ये पड़ रहा है 12.5 लैम्बडा। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, तो आप कहेंगे, जैसा माइनस प्लस में भी हो सकते हैं आप उसको, -2.5 लैम्बडा का फर्क है। माइनस साइन से कितना बताएगा? नीचे की तरफ, प्लस साइन मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू -2.5 लैम्बडा, कि भाई इतने का फर्क है। ओके चलो मान लिया। तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ? फेज डिफरेंस कितने का हुआ? तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये मेरे पास फॉर्मूला है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू -2.5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया फिर? -5 पाई हो गया, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके चलो ठीक है, मान लिया। फिर मैं बोलूँगा अच्छा वो पहली वाली वेव उसका इक्वेशन क्या आएगा? आप कहेंगे सर उसका वेव है ना, उसकी इक्वेशन रहेगा a cos ओमेगा t। अच्छा वो दूसरी वाली वेव उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? a cos ओमेगा t माइनस वो फेज डिफरेंस, तो वो हो जाएगा +5 पाई। ये क्या आ जाएगा? +5 पाई। चलो ठीक है भाई, मान लिया। ये मेरे पास +5 पाई करके इसका इक्वेशन आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा देखो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा फिर? एक मिनट, पानी है यहाँ पे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएगा भैया? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यानी कि a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस 5 पाई। यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आया है। यहां पर क्या हुआ है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। देखो यहां पे जब भी आप अगर ऐसा लिखते हैं cos ऑफ थीटा, प्लस बोलो माइनस बोलो जो भी लेना ले लो, यहां पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये होता है cos थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये क्या होता है? cos थीटा। तो cos ऑफ थीटा प्लस माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये होता है माइनस cos थीटा। ये दो बातें याद रखो, cos ऑफ थीटा प्लस माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये क्या होगा? cos थीटा। अगर आप एकदम जाएंगे पुराने इसमें जो ऐड शुगर टू कॉफी वाला जो अपन ने पढ़े थे बेसिक मैथ्स, उसमें अगर आप जाएंगे डिटेल में तो आपको इजीली जम जाएगा, वो कुछ खास नहीं हो। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहा तो क्या लिखते? माइनस cos थीटा। अब कीपिंग दैट इन माइंड मैं ये लिखूंगा कि अच्छा ठीक है, a cos ओमेगा t प्लस ये हो जाएगा -a cos ओमेगा t
जिसके कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा 0। इंप्लाइज इसका इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा 0। इससे क्या पता चलता है हमको कि इंटेंसिटी भी यहां क्या होने वाला है 0 होने वाला। तो देखो बेटा यहां पर क्या चीज पता चल रहा है यहां पे कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस -2.5 माइनस छोड़ो 2.5 लैम्बडा है, वो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, ये है 2.5 लैम्बडा, 2.5 लैम्बडा, या इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं 5 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2। तो ये आपको क्या दे रहा है बेटा 0 इंटेंसिटी, 0 एम्पलीट्यूड। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां पर एनर्जी का क्या हो गया डिस्ट्रक्शन हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाएगा। किसको क्या कहा जाएगा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में। अब इन चीजों को अगर मैं समराइज करूं, अच्छा बोले अब समझ में आ रहा है, बोले जब आपका पाथ डिफरेंस 0 था तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला था, जब पाथ डिफरेंस आपका 2 लैम्बडा था तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला था, है ना। इसी तरह लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा जितने भी नेचुरल नंबर ऑफ लैम्बडा है ना, नेचुरल नंबर ऑफ लैम्बडा, उसमें हर जगह आप वैल्यू डाल के देखो, डेल्टा एक्स 2 लैम्बडा करके देखें ना, तुम 3 लैम्बडा करके देखो, तुम अगर 3 लैम्बडा भी करके देखेंगे आप देखेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 पाई आ जाएगा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया ना, तुम 4 लैम्बडा करके देखो तो यहाँ 8 पाई आ जाएगा, आ गया ना इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब भी तुम 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 5 6 7 8 9 10 मतलब नेचुरल नंबर ऑफ या नेचुरल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा करेंगे, आप देखेंगे बार बार यहां पर क्या एक इवन नंबर ऑफ पाई आ रहा है, जिसकी वजह से ये एडिश हो रहा है बार बार, मतलब बार बार ये आपको क्या दे रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या दे रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मैंने गलती से ऐसा ले लिया 1.5 लैम्बडा 2.5 लैम्बडा 3.5 लैम्बडा है ना 4.5 लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2 5 लैम्बडा बाय 2 7 लैम्बडा बाय 2 9 लैम्बडा बाय 2, तो ये मुझे क्या दे देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे देगा। आई बात समझ में। तो अब इससे मुझे समझ में आ रहा है कंडीशन कि हमें शर्तें क्या होती है आपके एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो मुझे ये आगे लिखना है, आपका हो गया कि पूरा लिखना है, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप जल्दी से लिख लो, फिर आगे मैं कंडीशंस लिखाता हूं आपको। तो देखो बेटा यहां पर अभी अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखा और देखा कि अलग अलग पाथ डिफरेंस पे हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। अब कीपिंग दैट इन माइंड हमको आगे का स्टडी करना है, हमको कंडीशंस की एक समराइज लिस्ट बनाना है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले मैं यहां लिखने वाला हूं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना मैं जो लिख के दे रहा हूं यहां पे। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, सबसे पहले पाथ डिफरेंस से रिलेटेड, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस शुड बी डेल्टा एक्स शुड बी आइदर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा एंड सो ऑन, जिसे मैं कह सकता हूं n लैम्बडा, जिसे मैं क्या कह सकता हूं n लैम्बडा, जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी चलते रहता है। इन वर्ड्स जिसे मैं कह सकता हूं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, ओके। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस n लैम्बडा बाई 2, ट्वाइस n लैम्बडा बाई 2, ट्वाइस n लैम्बडा बाई 2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तुमको मालूम है 2n ये किसका फॉर्मूला है, इवन नंबर का। n की जगह तुम कोई भी नंबर डालो नेचुरल नंबर, वो घुमा फिरा के इवन ही जाएगा।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, कुछ भी रैंडम नंबर डाल के देखो, 11 डाल के देखो 22 आ गया, है ना। तो कोई भी n के जगह तुम कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो घुमा फिरा के वो क्या आने वाला है, इवन। तो ये आप इसको ऐसा भी कह सकते, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, यानी कि अगर कोई दो वेव्स जा रही है, एक जगह मिल रही है, और मुझसे कहा गया है कि उसका पाथ डिफरेंस एक तो n लैम्बडा करके दिया हुआ है या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 करके दिया हुआ है, इवन मल्टीपल्स में दिया है, तो ये 101% वहां क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी उनके जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी जो एनर्जीज है वो ऐड ऑन हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, है ना। आया बात समझ में आपको। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड है फेज डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ओके, जिसको हम लोग फाई या डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, फाई। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, जहां पर मैं इसको ट्वाइस n पाई भी कह सकता हूं, ट्वाइस n पाई, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड, ओके, ट्वाइस n पाई यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अरे भैया देखो ना, तुमको थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने कि जब है ना ओमेगा t माइनस 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई आ रहा था तो क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था उसमें, है ना, घुमा फिरा के वो 2i से cos ओमेगा t हो जा रहा था, है ना। मगर जब आपने देखा था अपना एग्जाम्पल लिया जिसमें 5 पाई आया था, ऑड नंबर ऑफ पाई, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया था। तो मतलब कहने का ये हुआ, जब कभी भी आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑब्टेन करेंगे तो वो आपको क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखो अगला आएगा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी तरह से दूसरा आएगा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें भी हमको सेम चीजें पढ़ना है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा पाथ डिफरेंस के बारे में। तो ये आपने पढ़ा पाथ डिफरेंस के बारे में, तो इसमें पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, डेल्टा x शुड बी लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, ओके, इतना काफ़ी है, एंड सो ऑन, जिसको मैं यह लिख सकता हूँ ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। असल में बेटा ट्वाइस n माइनस 1 ना, ये ऑड नंबर का फॉर्मूला है, ये तुमने वेव चैप्टर में पढ़े थे, याद होगा अगर तुमको, है ना। ट्वाइस n माइनस 1 ये ऑड नंबर का फॉर्मूला है, याद रखना। n की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर या 1 से भी लेकर जा सकते हैं आप, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते रहता है, ओके, जिसको वर्ड्स में लिख सकता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। आई बात समझ में आपको बेटा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे अपन। दूसरा पार्ट जो रहेगा फेस डिफरेंस से रिलेटेड रहेगा। किससे बेटा, फेस डिफरेंस से रिलेटेड रहेगा। तो फेस डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, यानी कि ट्वाइस n माइनस 1 पाई, जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते जाएगी, जिसको मैं कह सकता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस, क्या होना चाहिए, फेस डिफरेंस। आई बात समझ में। अच्छा, इधर का पोर्शन हुआ क्या,
ठीक है। जनरल एनालिसिस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कुछ खास नहीं बेटा, बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पे दो वेव्स है, एक वेव का इक्वेशन आप दे रहे हैं ए कॉस ओमेगा टी से, दूसरी वेव का इक्वेशन दे रहे हैं आप ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से। ये दोनों वेव आपस में मिलती है, y1 प्लस y2 होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं कुछ ऐसी चीज लिखने जा रहा हूं जो इससे पहले भी लिख चुका हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, यही डेरिवेशन मैंने आपके वेव चैप्टर में किया था। नहीं याद आएगा, आई नो वेरी वेल, नहीं याद आएगा। हाँ, अगर भूले भटके किसी ने रिवाइज किया होगा वेव्स चैप्टर रिसेंट में, तो शायद उसको याद आ जाए। तो ये मैंने इंटरफेरेंस की इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैंने यही फॉर्मूला डिराइव किया, दो मेथड से किया था। एक स्टेट बोर्ड वाला मेथड था और एक एनसीईआरटी वाला मेथड था। मैंने दोनों करके दिखाया था, ये है ना, ये एनसीईआरटी वाला मेथड है। उसमें साइन की इक्वेशन ले लेके सॉल्व किए थे अपन ने, और उसमें ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 था, है ना। नहीं याद आएगा, रहने दो, जोर मत दो टेंशन मत लो। तो खैर, क्यों, बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट आने वाला हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके पूरा सॉल्व करके फिर बाद में देखता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आती है। ट्वाइस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया ना, ट्वाइस ए कॉस ऑफ 5/2 और इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। ये ऐसी इक्वेशन आती है। कुछ शायद आपको याद आ जाए इसको देख के कि ऐसी कोई इक्वेशन आई थी और इसको अपन ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोला था। इतने पोर्शन को अपन ने क्या कहा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये भैया असल में हमारा टोटल एम्पलीट्यूड है, ट्वाइस ए कॉस ऑफ 5/2। ये क्या होता है, टोटल एम्पलीट्यूड। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो आपको मालूम है चाहे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा ये। तो इंटेंसिटी, बेटा दरवाजा ओपन कर दो। हाँ, तो ये इंटेंसिटी को लिख सकता हूं मैं 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा फिर, है ना, कि कॉस स्क्वायर 5/2। ओके, आई कॉस टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। आई बात समझ में आपको, है ना। ये हमारे लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार जो फेज डिफरेंस है 0 180 नहीं रहेगा, कुछ और भी रह सकता है। करते मैं, कुछ और भी फेज डिफरेंस रह सकता है, 30 डिग्री रह सकता है, 60 डिग्री भी रह सकता है। उस सिचुएशन में पूछ सकता है कि भाई बताओ टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, टोटल एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। तो उस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में। तो ये पार्ट हुआ अपना कंप्लीट, ये अपना कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, इफ टाइम बचा है तो हम आगे वाले इस पे भी जा रहे हैं अभी।